हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सी सेट की तैयारी भी एकदम जोरों शोरों पे होगी। बेटा सी सेट में बहुत ही कम समय बचा है, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं क्लास 18 ऑफ सी सेट प्रैक्टिस सीरीज, अ सीरीज विच यू कैन नॉट मिस। वाई पूजा मैम? बेटा इसका आंसर पिछली क्लास में, क्लास 17 में देखो। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 18। इस क्लास में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग का नंबर सीरीज समझेंगे। पहला सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमें दिया है कि एक हाईवे पे दो पॉइंट्स हैं P और Q, जो कि 300 किलोमीटर अपार्ट हैं। यानी कि P और Q का जो ये डिस्टेंस है ये है 300 किलोमीटर। ठीक बात है। दो बाइकर्स हैं ए और बी, वो सेम टाइम पे पॉइंट पी से स्टार्ट करते हैं। कहां पे जाते हैं? जाते हैं पॉइंट क्यू की तरफ। और हमें बता दिया कि बाइकर बी जो है उसकी स्पीड बाइकर ए से 12 किलोमीटर पर आवर कम है। यानी कि बाइकर बी स्लो है, बाइकर ए फास्ट है। ठीक बात। फिर हमें बता दिया कि बाइकर ए जो है वो पॉइंट पी से क्यू की ओर चलता है, फिर वापस मुड़कर 60 किलोमीटर क्यू से दूर आता है, वहां पर वो बाइकर बी से मिलता है। तो बताओ बाइकर ए की स्पीड क्या होगी। बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कह रहा है कि बाइकर ए जो है वो पहले क्यू पे जाता है, यानी कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर क्यू से वापस मुड़ जाता है और 60 किलोमीटर ही आगे आता है। मान लो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्यू से 60 किलोमीटर पी की तरफ आता है। यहां पर वो मिल जाता है, यहां पर वो मिल जाता है बाइकर बी से, यहां पर वो मिल जाता है बाइकर बी से। ठीक बात। तो बताओ ए की स्पीड क्या होगी। बेटा हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए ने पहले 300 किलोमीटर, फिर वापस मुड़ के 60 किलोमीटर, यानी कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जितने समय में किया उतने समय में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने समय में बी तो सिर्फ यहीं तक पहुंच पाया। कहां तक पहुंच पाया? ये जो डिस्टेंस है पी क्यू यानी कि 300 किलोमीटर, उससे 60 किलोमीटर कम पर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? ये है 240 किलोमीटर। बेटा अगर ये पूरा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 60 किलोमीटर है, तो बचा हुआ 240 किलोमीटर है। तो बी ने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने समय में? जितने समय में ए ने 360 किलोमीटर का किया। क्योंकि हमें दिया है कि बाइकर ए और बी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक बात। तो बेटा टाइम दोनों केसेस में सेम होगा। जितने समय में ए 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, बी 240 किलोमीटर की करेगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो क्लासिकल मेथड है कि आप ये देखो कि टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। ठीक बात है। और बेटा टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं कहूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं टाइम को इधर ले गई, स्पीड को इधर ले आई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक बात है। बेटा ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। किस स्पीड से किया? मैं कहती हूं मान लो एस की स्पीड से किया, एस किलोमीटर पर आर की स्पीड से। बी ने 240 किलोमीटर ट्रेवल किया, किस स्पीड से किया? ए से 12 किलोमीटर कम की स्पीड पे। हमें दिया है कि बी की स्पीड ए की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर कम है। तो अगर ए की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर मानी है, तो बी की हो जाती है एस माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। इससे आप एस की वैल्यू निकाल लोगे, आपको ए की स्पीड मिल जाएगी। ठीक बात है। तो बेटा इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 टू 24, 12 3 36। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 3 एस माइनस 3 इंटू 12 36 इज इक्वल टू 2s। बेटा 2s को इधर लाती हूँ, 3s माइनस 2s हो गया s, s बराबर है 36 के। यानी कि a की स्पीड आ जाती है 36 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी।
बेटा टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो सवाल हैं इसमें आपको यही देखना है कि किस चीज को हम इक्वल कर सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस और टाइम में से क्या बराबर है। यहाँ पे टाइम बराबर है, ए जितने समय में इतना डिस्टेंस चला एस की स्पीड से चला, बी उतने समय में इतना डिस्टेंस चला एस माइनस 12 की स्पीड से। तो हमने टाइम को बराबर कर दिया। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है, दूसरा तरीका बेटा ये है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक बात है। तो अगर मैं कहती हूं स्पीड ऑफ ए, तो स्पीड ऑफ ए होगा डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए। अगर मैं कहती हूं स्पीड बी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। ठीक बात है बेटा, इसको आप डिवाइड कर दो, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी का रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी। ऐसा इसीलिए कि टीए और टीबी बराबर हैं, वो आपस में कट जाएंगे, तो स्पीड्स का रेशियो हो गया उनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो बेटा इससे अगर आप करते हो तो बहुत आसानी से कर लोगे। आपने देखा ए का डिस्टेंस 360 है, बी का डिस्टेंस 240 है, क्या रेशियो आ गया, रेशियो आ गया 3/2 का, यानी कि ए की स्पीड टू बी की स्पीड का रेशियो आ गया 3:2। अब आपके पास ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 आ गया, दोनों में डिफरेंस है 1 रेशियो नंबर का। लेकिन हमें क्या डिफरेंस दिया है, हमें 12 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस दिया है कि ए की और बी की स्पीड में कितना अंतर है, 12 किलोमीटर पर आवर का। हम कह रहे हैं 1 रेशियो नंबर का। तो बेटा अगर 1 रेशियो नंबर 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 3 रेशियो नंबर जो कि ए की स्पीड को डिनोट कर रहा है वो बराबर हो जाएगा 3 इंटू 12 36 किलोमीटर पर आवर के। तो बेटा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम सेम है तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ठीक, और हमें पता है कि ए और बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3:2 रेशियो है, तो स्पीड का भी 3:2 रेशियो है। रेशियो नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है 1 का, ए का 3 रेशियो नंबर और बी का 2 रेशियो नंबर। 1 रेशियो नंबर का डिफरेंस है जो बराबर है 12 किलोमीटर पर आवर के। 1 रेशियो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो 3 रेशियो नंबर की हो जाएगी 3 इंटू 12, 2 रेशियो नंबर की हो जाएगी 2 इंटू 12। तो ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्लासिकल मेथड से भी कर सकते हो। आंसर आता है ऑप्शन सी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्राइम नंबर पे बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है। हमसे कह रहा है कि अगर m जो है वो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और n जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, तो m माइनस n की वैल्यू क्या होगी। कुल मिलाकर हमें ये पता होना चाहिए कि 0 से 50 तक कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं और 51 से 100 तक कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हमें वो नंबर्स पता है तो उनका डिफरेंस हम बता देंगे। बेटा ये जो टेबल है ये 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स बताता है। तो बेटा 1 से लेकर 50 तक, या मैं कहूं 0 से लेकर 50 तक होते हैं 15 प्राइम नंबर्स, 51 से 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से होते हैं इस टेबल में लिखे हैं। बेटा ये हमें याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक होते हैं 15 प्राइम नंबर्स और 51 से 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो बेटा ये जो है ये m है, ये जो है ये n है, m माइनस n पूछ रहा है, यानी कि 15 में से 10 घटा देते हैं तो आता है 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो कुल मिलाकर हमें ये पता होना चाहिए कि 15 प्राइम नंबर्स यहां से यहां तक और 10 प्राइम नंबर्स यहां से यहां तक। ठीक बात बेटा, प्राइम नंबर्स में आप ये सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स को अगर छोड़ दो तो उसके बाद जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ठीक बात बेटा, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 10 में से 5 होती हैं इवन, 10 में से 5 तो होती हैं इवन, 5 होती हैं ऑड। ठीक बात है, इवन में कौन कौन सी 0 2 4 6 8, ऑड में 1 3
5 7 9। तो बेटा इन इन सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, उसके बाद कोई भी नंबर जो इवन है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन, एक वो नंबर खुद। ठीक, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एक फैक्टर वन, एक वो नंबर खुद, और तीसरा फैक्टर टू तो होगा ही होगा। हर इवन नंबर टू एन फॉर्म का होता है। तो बेटा टू के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमें इवन नहीं मिलेगा। तो ये डिजिट्स तो हटा ही दो। अगर ये डिजिट्स अगर यूनिट प्लेस पे होंगी तो नंबर इवन हो जाता है। ये डिजिट्स हो नहीं सकती, बची 1 3 5 7 9। अब 5, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक बात बेटा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर यूनिट डिजिट 5 से कटती है तो पूरा नंबर 5 से कटेगा। तो यूनिट डिजिट पे 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उन नंबर्स का एक फैक्टर 1, एक वो नंबर खुद, और तीसरा फैक्टर 5 तो होगा ही होगा। तो बेटा 5 भी हटा दो। ले देकर हमारे पास कौन सी यूनिट डिजिट्स बची? 1 3 7 9। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स को अगर हम हटा दें तो आगे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे इनफाइनाइट तक, उनकी यूनिट डिजिट पे 1 3 7 या 9 होगा। ठीक बात। तो इससे हमें निकालना आसान हो जाता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो कि किसी और नंबर से डिविजिबल तो नहीं है, वन और अपने आप के अलावा। ठीक, तो बेटा कुल मिलाकर इसका आंसर होता है ऑप्शन बी 5। बेटा प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और मेरा ख्याल है कि एनडीए में पूछा गया सवाल है। हमसे कह रहा है कि बताओ, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर्स। पहले 50 इंटीजर्स में से एक इंटीजर रैंडमली चूज किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इंटीजर हम चूज करें वो ना तो 5 से डिविजिबल हो ना 9 से डिविजिबल हो? बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक बात है। तो बेटा यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसा इंटीजर निकलने की जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना 9 से डिविजिबल है। तो पहले 50 इंटीजर्स में ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो कि 5 और 9 से डिविजिबल नहीं है? बेटा आप वो इंटीजर्स निकाल लो जो 5 और 9 से डिविजिबल हैं, उसको 50 से माइनस कर दो, तो बचे हुए इंटीजर्स वो होंगे जो इससे डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक बात। तो बेटा पहले 50 इंटीजर्स में यानी कि 1 से 50 तक के नंबर्स में कितने नंबर्स 5 और 9 से डिविजिबल हैं? बेटा अगर 1 से 50 तक में मैं 5 के मल्टीपल्स देखूं तो 5 10 15 20 25 30 अप टू 50 होंगे। ठीक बात है। कहने का मतलब ये है 5 1 जा 5 से लेके 5 10 जा 50 तक की सारी वैल्यूज इसमें हैं। तो बेटा 10 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं। ठीक बात। अब मैं अगर 9 से डिविजिबिलिटी देखूं तो बेटा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो बेटा ये 5 मल्टीपल्स जो 9 के हैं वो इसमें होंगे, यानी कि 5 ऐसे नंबर्स होंगे जो 9 से डिविजिबल हैं। तो 5 नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हैं। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसमें भी एक नंबर आया 45, 5 9 जा 45। जब 9 से चेक कर रहे हैं तो भी एक नंबर आया 9 5 जा 45। 45 इसमें भी है, 45 इसमें भी है, लेकिन एक ही बार काउंट करेंगे, दो बार तो नहीं करेंगे। तो बेटा 10 + 5 15, इस 15 में से 1 माइनस कर दो, 14 ऐसे नंबर्स हैं फर्स्ट 50 इंटीजर्स में जो 9 और 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक बात है। हमने 1 क्यों माइनस किया? बेटा 1 इसलिए माइनस किया क्योंकि 45 जो 9 और 5 का एलसीएम है वो दोनों में कॉमन है। 45 कॉमन मल्टीपल है 9 का और 5 का, तो उसको हमने घटा दिया, वो दो बार आ रहा है। तो टोटल 14 ऐसे नंबर्स हैं 1 से 50 में जो 5 और 9 से डिविजिबल हैं। तो बेटा 50 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूं तो 36 ऐसे नंबर्स हो गए, 36 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि ना तो 9 से डिविजिबल है ना 5 से।
तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 36। ठीक बात। ऐसा नंबर निकलने के कितने कितने आउटकम्स हैं जहां पर 5 और 9 से डिविजिबल नंबर नहीं है? तो बेटा 36 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 और 9 से नहीं कटेंगे, तो 36 आउटकम्स हो गए। ठीक। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं 50। टोटल 50 इंटीजर्स हैं, तो बेटा कितने कितने आउटकम्स हो सकते हैं? अगर हम एक इंटीजर उठाते हैं, हो सकता है वो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 48 हो, तो बेटा इन 50 में से कोई भी हो सकता है। तो 50 आउटकम्स हैं टोटल, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स है 36। तो 36 बाय 50 हमारा आंसर हो गया। 2 18 जा 36, 2 25 जा 50। 18 बाय 25 प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है 18 बाय 25 ऐसे नंबर निकालने के जो 9 और 5 से डिविजिबल नहीं है आउट ऑफ दीज 50 इंटीजर्स। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बेटा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मैथ्स का बोलो या रीजनिंग का बोलो, सी सेट में पूछा गया सवाल है। हमें दिया है कि लेटर्स पी क्यू आर एस टी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स को, नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि P4 को Q5 को करता है, हमें नहीं पता कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये पता है कि इन 5 लेटर्स के लिए ये 5 नंबर्स हैं। तो आप बताओ अगर Q माइनस एस 2s के बराबर है और T बराबर है R प्लस एस प्लस 3 के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें दो इक्वेशंस दे दी, इससे हमें डीकोड करना है कि P Q R S T की कौन कौन सी वैल्यूज हैं इनमें से, फिर हम बता देंगे कि इस इक्वेशन की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे करेंगे बेटा? कौन से लेटर्स दिए हैं? P Q R S T। कौन से नंबर्स दिए हैं? 4 5 10 12 15। ठीक बात है। अब क्या इक्वेशन दी है कि Q माइनस एस बराबर है 2s के। ठीक बात। तो बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q बराबर है, s इधर प्लस में चला जाएगा 3s के, यानी कि इन वैल्यूज में से कौन सी ऐसी वैल्यूज है s की जिसको 3 टाइम्स करूं तो Q आए और Q भी यहां पे प्रेजेंट हो। ठीक। s का 3 गुना Q है, तो बेटा दो ऐसी वैल्यूज देख लो जिसका 3 गुना भी यहां पे मौजूद हो। ठीक बात। अगर मैं 4 देखती हूं, s की वैल्यू 4 रखती हूं, तो 4 3 जा 12, q की वैल्यू 12 होगी और वो यहां पे प्रेजेंट है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि s 4 हो, q 12 हो। ठीक बात है। अगर मैं 5 लेती हूं तो 5 3 जा 15 भी यहां पे मौजूद है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि s 5 हो, q 15 हो। अगर मैं 10 लेती हूं s की वैल्यू, तो 10 3 जा 30 यहां पर नहीं है, तो s की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। 12 लेती हूं तो 12 3 जा 36 भी नहीं है, 15 3 जा 45 भी नहीं है। तो बेटा s की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। और अगर s की ये दो वैल्यूज हैं तो q की ये और ये रिस्पेक्टिवली वैल्यू होगी। ठीक बात है। तो हमें s और q की ये दो पेयर ऑफ वैल्यूज मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? नेक्स्ट इक्वेशन कहती है t इज इक्वल टू r प्लस एस प्लस 3। ठीक बात है। अब बेटा यहां पर अगर मैं s की वैल्यू 4 और 5 रखकर देखूं तो बाकी दो वैल्यूज क्या आती हैं, क्या वो इसमें प्रेजेंट है, हम ये देख लेंगे। ठीक बात। अगर मैं s की वैल्यू 4 रखती हूं तो बेटा मेरे पास आता है r प्लस 7 इज इक्वल टू टी। ठीक बात है। मैंने s की वैल्यू 4 रखी, अब 7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास t आ जाए? आप समझो कि s की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दी तो 4 और 12 तो ऑक्यूपाई हो गया, s 4 हो गया, q 12 हो गया, बचा क्या? 5 10 और 15। अगर मैं 5 रखती हूं, 5 और 7 12 होता है, 12 मेरे पास नहीं है। अगर मैं 10 रखती हूं, 10 प्लस 7 17 नहीं है। 15 रखती हूं, 15 प्लस 7 22, 22 वैल्यू यहां पर नहीं है। तो बेटा ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बची जो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। कैसे? आप देखो कि आप s की वैल्यू अगर 5 रखते हो, 5 प्लस 3 प्लस r बराबर है t के, यानी कि t बराबर है r प्लस 8 के। बेटा अब मैंने s की वैल्यू 5 रखी है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं 4 5 10 12 15, इसमें मैंने
5 की वैल्यू जो है वो s को दे दी और 15 हो गया q, तो क्या बचा 4, 10 और 12। अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ r की वैल्यू, तो 8 प्लस 4 हो जाता है 12, और 12 भी मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक बात है। तो इससे मुझे क्या समझ आया? इससे मुझे समझ आया कि t12 है, r4 है, और ये इक्वेशन हो जाती है सेटिस्फाई। तो r की वैल्यू मिल गई 4 और t की वैल्यू मिल गई 12। तो r मैंने दे दिया 4 को और मैंने t दे दिया 12 को। बेटा p बचा, p की वैल्यू होगी 10। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मुझे p q r s t पांचों लेटर्स किस किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता चल गया। तो अब हम बता देंगे p प्लस r माइनस t क्या होगा। p 10 है, प्लस r 4 है, t 12 है। बेटा 14 माइनस 12 2, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक बेटा, इस तरीके के सवाल पहली बार में पढ़ के शायद ना समझ में आए। आप जो जो गिवन है उसको लिखो और उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते चलो, पॉसिबिलिटीज लिखते जाओ, फिर नेक्स्ट इक्वेशन से जो पॉसिबिलिटीज आई थी उनको रूल आउट करते जाओ, आपको लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा ये आखिरी सवाल रीजनिंग नंबर सीरीज का, और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, एग्जाम में डी कोड कर पाना मुश्किल था। कैसे करेंगे? बेटा यहाँ पर हमें दिया है 3, 14, 39, 84, फिर यहाँ पे एस्ट्रिस्क है और 258। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक, पैटर्न को डिकोड करना है, किस पैटर्न में नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आगे बढ़ा, उससे बढ़ा, उससे बढ़ा, तो या तो कुछ ऐड हो रहा है या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक बात। तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई का कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करो। 3 में 11 ऐड करते हैं तो 14 आता है, 14 में 25 ऐड करते हैं तो 39 आता है, 39 में क्या ऐड करूं, 39 में 45 ऐड करूं तो 84 आता है। क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है? ये जो डिफरेंस वैल्यूज हैं इनमें कुछ पैटर्न है? कुछ पैटर्न नहीं है। तो बेटा आप इसके बाद ये ट्राई करके देख सकते हो कि सेकेंड लेवल का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, यानी कि ये जो डिफरेंस वैल्यूज हैं इनमें डिफरेंस क्या है उसका पैटर्न देखूं, तो बेटा 11 में क्या ऐड करेंगे, 11 में 14 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 20 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। बेटा यहाँ 14 का डिफरेंस, यहाँ 20 का डिफरेंस, तो अगला मैं डिफरेंस 26 का ले लेती हूँ। 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26, तो 45 में 26 ऐड करती हूँ, मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 71। ठीक बात। तो 84 में 71 ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, वैल्यू आती है 155, वैल्यू आती है 155। अगर मैं यहाँ पर 155 रखूं तो मैं देखती हूँ कि क्या आगे का पैटर्न भी बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ पे 155 रखा, अब क्या होगा, अब यहाँ क्या डिफरेंस वैल्यू होगी, यहाँ 26 में फिर 6 ऐड करती हूँ तो 32, यानी कि 71 में 32 ऐड करती हूँ तो 103। इसका मतलब कि 155 में 103 ऐड करूंगी तो 258 आना चाहिए, और बेटा इसमें ये ऐड करके 258 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखा, कोई पैटर्न नहीं बना, फिर उनका डिफरेंस देखा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते गए। हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस वैल्यूज में 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का है, तो यहाँ पे मैंने 26 का लिया। 14 में 6 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, इस तरीके से यहाँ 26 का लिया। 45 में 26 जोड़ा 71 आया। तो बेटा मैंने समझ लिया कि इसमें और इसकी अगली टर्म में 71 का डिफरेंस है, तो ये टर्म ये होगी। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस निकाला कि इसमें और इसके अगली टर्म में 103 का डिफरेंस होना चाहिए, और मैंने 103 ऐड करके देखा तो यही डिफरेंस आ रहा है। तो एक यही तरीका है इसको डी कोड करने का। थोड़ा सा टफ और ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन बेटा अब आपने देख लिया कि ऐसे भी हो सकता है। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नंबर सीरीज का नहीं सॉल्व हो रहा तो आप एक बार ये भी करके देख लेना। ठीक,
बेटा ये हिट एंड ट्रायल वाली चीजें होती हैं, तो इस तरीके से भी आप करके ट्राई करना, शायद ऐसे निकल जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 155।